हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मादा जनन तंत्र को हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मादा जनन तंत्र को अभी तक मैंने हिंदी में नहीं पढ़ाया, तो आज मैं हिंदी में पढ़ाऊंगी और आप इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना बिना स्किप करे। आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। मादा जनन तंत्र के बारे में एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे, क्योंकि बिना डायग्राम को समझे ना आप ये टॉपिक समझ ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डायग्राम को लर्न करेंगे। डायग्राम लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बार डायग्राम देखो ये हमारा क्या है, मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। ठीक है, अभी इस डायग्राम में कुछ पार्ट्स हैं, बेसिक पार्ट्स जो है जो कि आपको लर्न कर लेने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, अपने अंडाशय से। ठीक है, ये हमारा क्या है, अंडाशय। जो फीमेल होती हैं, जो हमारी महिला होती हैं, उनके पास कितने अंडाशय होते हैं, 2 होते हैं। एक अंडाशय ये और दूसरा अंडाशय ये। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ देखो आपको एक ट्यूब जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंडवाहिका। क्या कहते हैं इसे हम, अंडवाहिका। और आप चाहो तो इसे फेलोपियन ट्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा अंडाशय हो गया 2, और उसी से जुड़ा हुआ 2 क्या हो गया, अंडवाहिका हो गया, जिसे आप फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब ये आपको फेलोपियन ट्यूब दिख रहा है। अब यही ट्यूब ना एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में, एक थैलीनुमा आकार में खुल गया है। देखो, एक फेलोपियन ट्यूब ये और एक फेलोपियन ट्यूब ये, और दोनों ये ट्यूब क्या हो गए हैं, एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में खुल गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं उसे हम, गर्भाशय। अब देखो ये जो गर्भाशय यहाँ पर, इसे हम कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं इसे हम, ग्रीवा। ठीक है, और जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम योनि। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ पार्ट्स हैं। अब ये जो सारे पार्ट्स आपको लाइन से दिख रहे हैं ना, इन सभी पार्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सभी हम अच्छे समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसके बारे में, अंडाशय के बारे में। ठीक है, अब देखो जो अंडाशय होते हैं ना, अंडाशय क्या करते हैं, जो हमारा जो फीमेल का, जो महिला का क्या होता है, अंड होता है, अंडा जो होता है उसको, उसका प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स का भी क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब देखो लिखा हुआ है कि मादा जनन कोशिका या फिर अंड कोशिका। ठीक है, आप मादा जनन कोशिका भी कह सकते हो और आप अंड कोशिका भी कह सकते हो। तो मादा जनन कोशिका या फिर अंड कोशिका का निर्माण तथा कुछ हार्मोन्स का उत्पादन अंडाशय में होता है। ठीक है, लर्न हो जाएगा किसका, मादा जनन कोशिका यानी जो अंडा होता है ना, उसका निर्माण, और साथ साथ में किसका, हार्मोन्स का जो उत्पादन होता है ना, वो भी किस में होता है, वो हमारे अंडाशय में ही होता है। ठीक, कौन कौन से हार्मोन्स, मेनली आपको 2 हार्मोन्स लर्न करने हैं। वो कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो ये हमारा काम किसका हो गया, अंडाशय का हो गया। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जब भी कोई लड़की पैदा होती है ना, तो उसका जो अंडाशय होता है उसमें बहुत सारे हजारों जो अंड होते हैं वो पहले से ही मौजूद होते हैं। बस अंतर क्या होता है कि वो परिपक्व नहीं होते, यानी कि वो मैच्योर नहीं होते, वो इमैच्योर होते हैं। लेकिन जैसे ही जो लड़की होती है वो अपने 12-13 साल की उम्र तक आती है, जब यौनावस्था उसका प्रारंभ होता है, तो उस दौरान जो अंड होता है उसका वो क्या होता है, वो परिपक्व होता है, यानी कि मैच्योर होता है। ठीक है, यानी कि पहले, यानी प्यूबर्टी के पहले वो एग होते हैं, भले होते हैं प्रेजेंट, बट वो मैच्योर नहीं होते। बट प्यूबर्टी के बाद, यानी कि आफ्टर 12 और 13 ईयर्स, उसके बाद वो क्या होते हैं, जो एग होते हैं, जो अंड होता है, वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखना कि समय समय पर वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, हर महीने मैच्योर होते हैं। लेकिन हर महीने एक ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है। अब ओवरी मतलब अंडाशय। देखो हिंदी में ना एक प्रॉब्लम होती है, आपको हिंदी वर्ड्स के साथ साथ उसका इंग्लिश वर्ड भी लर्न होना चाहिए। तो एक बार ये हिंदी वीडियो देख लो, उसके बाद आप चाहो, अगर कोई फोर्स नहीं है, आप इंग्लिश वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो ये जो हमारा अंडाशय है, अंडाशय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओवरी। तो अगर एक महीने इस अंडाशय से, जो ये महीना है मान लो, इस महीने अगर इस अंडाशय से एक एग परिपक्व होकर बाहर निकल रहा है, तो अगले महीने इस अंडाशय से कोई अंड नहीं निकलेगा। अगले महीने इस अंडाशय से क्या निकलेगा, एक एग निकलेगा जो कि मैच्योर होकर निकलेगा। ठीक है, यानी कि हर महीने एक अंडाशय से एक अंड ही बाहर आता है, और दूसरे महीने दूसरे अंडाशय से दूसरा अंड बाहर आएगा, परिपक्व होकर, मैच्योर होकर। कब आएगा, जब लड़की अपनी किशोरावस्था के दौरान, यानी कि आप 12-13 साल के करीब कह सकते हो। ठीक है,
अब इसका काम अंडाशय हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना होता है क्या, अंडवाहिका यानी कि फिलोपियन ट्यूब। अब देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। बताया मैंने आपको कि हर माह एक ही अंड क्या होता है, परिपक्व होता है, और अंडवाहिका द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है प्रत्येक माह एक अंड क्या हो गया, परिपक्व हो गया, तो उसको इधर ही नहीं रहना ना, उसको आगे भी बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए वो कहाँ जाएगा, उसके लिए उसको अपने डेस्टिनेशन तक जाना पड़ेगा। अब कैसे जाएगा, ये जो अंडवाहिका है आपको नाम से पता चल रहा है, ये पैसेज है, एक रास्ता है। तो जो परिपक्व एग मान लेते हैं, यहाँ से क्या हो गया, एक एग परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया। इसके बाद ये जो मैच्योर एग है, जो अंड है, ये इस अंडवाहिका के रास्ते यानी कि फिलोपियन ट्यूब के रास्ते हमारे गर्भाशय में आता है। कहाँ पे आता है, गर्भाशय में आता है। वही लिखा हुआ है कि प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है और अंडवाहिका द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक लाए जाते हैं। ठीक है, इस अंडवाहिका द्वारा जो हमारा अंड कोशिका है वो कहाँ आता है, इस गर्भाशय तक आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गर्भाशय तक आ गया तो जाहिर सी बात अब क्या पढ़ना पड़ेगा, गर्भाशय पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गर्भाशय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी में, तो आपको गर्भाशय को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो जरा गर्भाशय को क्या आप डिफाइन कैसे कर सकते हो कि दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो दोनों अंडवाहिका हैं ये संयुक्त होकर यानी कि इकट्ठा होकर थैलीनुमा स्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हो सैक लाइक स्ट्रक्चर इंग्लिश में, ठीक है, बनाती हैं, जो कि बहुत लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। तो ये तो क्या हो गई डेफिनेशन, रटी रटाई ना, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या फंक्शन परफॉर्म हो रही है ये तो नहीं पता, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है कि जिसे गर्भाशय कहते हैं मैथुन के समय। अब मैथुन मतलब क्या होता है, मैथुन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कह सकते हो, या फिर जब संबंध बनाते हैं लोग तो वो कह सकते हो। कह रहा है मैथुन के समय क्या होता है, शुक्राणु योनि मार्ग से स्थापित होते हैं। ठीक है, मैथुन के समय यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जब लोग संबंध बनाते हैं उस दौरान क्या होता है, आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स यही होता है। तो इसके दौरान क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के बारे में अगर नहीं पता तो वीडियो जाकर चेक कर सकते हो, बट जो पुरुष क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो योनि मार्ग से स्थापित होते हैं और कहाँ को जाते हैं, वो जाते हैं ऐसे ट्रैवल करके गर्भाशय से होते हुए हमारे फिलोपियन ट्यूब तक आ जाते हैं, अंडवाहिका तक। ठीक, कौन, शुक्राणु। ठीक है, अब उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से वे ऊपर अंडवाहिका तक जाते हैं। बताया मैंने आपको कि यहाँ से स्थापित होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, ऊपर। ऊपर मतलब यहाँ पर अंडवाहिका तक आते हैं। उसके बाद क्या होता है, निषेचित होकर अंडा विभाजित होकर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका स्टार मार्क बना लो। निषेचित होकर अंडा विभाजित होकर गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ये बता रहा है कि निषेचित होकर जो अंडा होता है ना वो विभाजित होता है, उसके बाद गेंद जैसी संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो इससे आपको एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि निषेचन होता कहाँ है, तो निषेचन होता है इस फिलोपियन ट्यूब में, यानी कि अंडवाहिका में क्या होता है, निषेचन। निषेचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वो होता है हमारे यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिका में। और निषेचन होने के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो अंड होता है, जो अंड कोशिका होती है, वो क्या होती है, वो विभाजित होती है। उसके बाद गेंद जैसी संरचना या फिर आप उसे भ्रूण कह सकते हो, उसका क्या ले लेती है, आकार ले लेती है। अब उसके बाद देखो क्या होता है कि भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, कि जो भ्रूण होता है ना, जो अभी गेंद जैसी संरचना जिसने बना ली है, वो गर्भाशय में यहाँ पर क्या होता है, स्थापित। अभी गर्भाशय तो लिख रहा है बट मेनली वो स्थापित पता है कहाँ होता है, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, आपके बुक में भी बना होगा, यहाँ पर इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं इसे हम, एंडोमेट्रियम। यहाँ पर वो जो भ्रूण होता है ना वो स्थापित हो जाता है मेनली इसी एंडोमेट्रियम पर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी सी क्या होती है, एक वॉल होती है, उत्तक होती है एक, ठीक है, बहुत स्पॉन्जी होता है। यहाँ पे जो ब्लड होता है ना, ब्लड का सप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो जो भ्रूण होता है वो यहाँ पर स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब उसके आगे देखो,
स्थापित हो जाता है, फिर जहाँ लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है, और यहाँ पर स्थापित हो गया, स्थापित को आप इंग्लिश में कह सकते हो इम्प्लांट हो गया है, और वहाँ पे लगातार वो वृद्धि करेगा, यानी कि लगातार उसमें क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, बच्चा बढ़ेगा ना आगे। तो फिर लिखा हुआ है गर्भाशय प्रति माह भ्रूण को ग्रहण व पोषण हेतु तैयारी करता है। अभी जो आपको ये वॉल दिख रही है ना, इसका इतना छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, बहुत बड़ा ह्यूज फंक्शन है। क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि जो ये गर्भाशय है ना, ये ऐसी बनी बनाई नहीं होती, रेडीमेड नहीं होती ना, ये क्या होती है, ये लगातार अपने आप को हर महीने डेवलप करती है, हर महीने ये बाहर निकल जाती है, हर महीने अपने आप को, जो गर्भाशय होता है उसे थोड़ी ना पता कि मैथुन होने वाला है नहीं होने वाला है, वो तो हर महीने मान के चलता है कि मुझे क्या करना है, एक भ्रूण को उसको पोषण देने हेतु, ठीक है, वहाँ पे ब्लड के सप्लाई हेतु मुझे अपने आप को तैयार करना है। तो गर्भाशय हर महीने अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है। फर्क नहीं पड़ता कि मैथुन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है, हर महीने अपने आप को तैयार कर रहा है। यानी कि जो ये वॉल है ना एंडोमेट्रियम की, ये हर महीने क्या कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है। फिर उससे आगे लिखा हुआ है कि गर्भाशय प्रतिमा भ्रूण को ग्रहण व पोषण हेतु तैयारी करता है। मतलब बताया मैंने आपको कि हर महीने वो क्या करता है, तैयारी करता है। क्यों? क्योंकि उसको भ्रूण को ग्रहण करना है, यानी कि इम्प्लांट करना है, और साथ ही साथ उस भ्रूण को पोषण भी तो चाहिए ना। कोई बच्चा है, कोई भ्रूण है, वो डेवलप कब करेगा, जब उसको पोषण तत्व मिलेंगे। कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या वो हवा पीकर जिंदा रहेगा, नहीं ना। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि आंतरिक परत मोटी हो जाती है। आंतरिक परत इसी एंडोमेट्रियम को कह रहा है कि जो ये आंतरिक परत है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है तथा रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड, ठीक है, प्रवाह भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे रुधिर का प्रवाह यानी कि ब्लड का जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। इसके आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, बच्चा है वो वृद्धि कर रहा है। उसके बाद एक मेन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है कि अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ, निषेचन मतलब अगर मैथुन नहीं हुआ, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा। उसके बाद वो जो अंडा है उसका क्या होगा, अंडकोश का क्या होगा, क्योंकि ना कुछ भ्रूण बनेगा, ना वृद्धि होगी, ना इस एंडोमेट्रियम जो है ना इसका कुछ काम पड़ेगा। तो आखिर होगा क्या उसके बाद, ये हम जरूर जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे पढ़ाती हूँ। सो गाइस, अब आगे जानते हैं कि क्या होगा अगर अन्न का निषेचन नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और ध्यान रखना कि निषेचन होता कहाँ है, निषेचन होता है इस फिलोपियन ट्यूब, यानी कि हमारे कहाँ होता है, अंडवाहिका में, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं कि क्या होगा अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ। तो ये तो प्रश्न है कि क्या होता है जब अन्न का निषेचन नहीं होता। तो उसका उत्तर है यदि अन्न कोशिका का निषेचन न हो, कि जो अन्न कोशिका है अगर उसका निषेचन ना हो तो वह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। बस सिर्फ 1 दिन तक बेचारी क्या रहेगी, जीवित रहेगी। उसके बाद वो नष्ट हो जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं होती। ये किस परत की बात कर रहा है कि अगर निषेचन हुआ तब तो वहाँ पे वो क्या जाते हैं, स्थापित जाते हैं ना, इम्प्लांट हो जाता है जो भ्रूण होता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ है तो उस दौरान क्या होता है, तो उस दौरान जो ये हमारी जो लेयर है, जो एंडोमेट्रियम है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जब भ्रूण ही नहीं है तो वो किसे स्थापित करेगा, और जब स्थापित नहीं करेगा तो वो पड़े पड़े करेगा क्या। तो उस दौरान क्या होता है कि अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाती है। फिर क्या होता है कि ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये रेड रेड वाला जो हिस्सा है, ये जो परत है, जो एंडोमेट्रियम है, ये हर महीने क्या हो जाता है, इसकी जो परत होती है ना, ये धीरे धीरे कर टूट जाती है ब्लड के फॉर्म में, यानी कि रुधिर के फॉर्म में, म्यूकस के फॉर्म में, और योनि से होते हुए ये बाहर आ जाती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। हिंदी में उसे हम मासिक धर्म कहते हैं। जो कि क्या होता है, ये जो चक्र है ना, हम इसे चक्र क्यों कह रहे हैं, हम इसलिए चक्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि जो गर्भाशय होता है वो अपने आप को हर महीने तैयार करता है। उसे क्या पता कि भ्रूण बनेगा या नहीं बनेगा। तो जब वो हर महीने तैयार कर रहा है, यानी कि ये चीज़ें क्या रिपीट हो रही हैं, इसीलिए क्या है, ये चक्र है, ठीक है। तो ये जो चक्र है, ये क्या होता है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। और हर महीने अगर निषेचन नहीं हुआ तब, अगर निषेचन हो गया तब तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। बट अगर निषेचन नहीं हुआ तो जो आपको ये एंडोमेट्रियम दिख रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ये रुधिर और म्यूकस के फॉर्म में क्या होता है, ये बाहर योनि मार्ग से बाहर निकल आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में मासिक धर्म कहते हैं। और ये हर महीने होता है, ठीक है। जो ये साइकिल होता है लगभग 28 डेज या फिर 30 दिन के अप्रॉक्स होता है। बहुत सारे लोगों में ना ये चेंज भी होता है उनके बॉडी
बॉडी स्ट्रक्चर या फिर जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो ये साइकिल होता है ना 21 दिन से लेकर 30 दिन 35 दिन के बीच का होता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है। लगभग मतलब भाई 21 से 30 दिन के करीब कह रहा है। ठीक है, कितना समय लगता है? लगभग 1 माह का समय लगता है। उसके बाद इसे ऋतुस्राव, ठीक है, एक और वर्ड मीनिंग याद कर लो, मतलब वर्ड याद कर लो, ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म। ठीक है, 2 वर्ड हैं, आप याद कर लो, मासिक धर्म भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 2 से 8 दिन ये और 1 माह ये 2 डेट आपको क्या बता रही है? 1 माह मतलब कि इसे बनने में क्या लग रहा है? 1 माह लग रहा है। हर महीने ये चक्र क्या होता है? ये साइकिल रिपीट होती रहती है। बट जब ये बाहर आता है ना, जब ये योनि मार्ग से क्या होता है, जो ये ब्लड होता है जब वो बाहर आता है तो डिफरेंट फीमेल्स में, किसी में वो 2 दिन रहते हैं पीरियड्स, किसी में 4 दिन, किसी में 3 दिन, किसी में 5, किसी में 7 दिन, किसी में 8 दिन, मैक्सिमम इतने रहते हैं। इससे ज़्यादा अगर होते हैं तो आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है और 2 दिन से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ क्या है कि वो बाहर जो ब्लड आ रहा है वो कितने दिनों तक आएगा, तो वो 2 से 8 दिन डिपेंड करता है बाकी सब चीज़ों पे। और जो ये साइकिल है, जो ये एंडोमेट्रियम की जो ये वॉल है, इसे बनने में, जो आंतरिक परत है, इसे बनने में कितना समय लगता है? तो इसे बनने में लगभग 1 माह का समय लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको पूरा जो मैंने अभी पढ़ाया, आपको पूरा मादा जनन तंत्र अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।